जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। क्या दिल्ली वासी होना एक गुनाह है? क्या विरोध करने वाले लोगों के ही अधिकार हैं? क्या एक आम आदमी का अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कहीं जा सके, अपने काम पर जा सके? अगर वो बीमार है तो वो अस्पताल जा सके, अगर उसे कहीं जाना है तो वो रेल पकड़ सके, अगर उसे किसी से मिलने जाना है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है तो उसे ये खतरा ना सताए कि ट्रैफिक जाम हो रहा है क्योंकि हड़ताल है। क्या ये आम आदमी का मौलिक अधिकार नहीं है? और दोस्तों, आप समझ गए होंगे हमारा इशारा क्या है। दिल्ली में लगातार जो प्रदर्शन होते हैं, हड़ताल होती हैं, बंद होते हैं, उससे जो आम आदमी जो खामियाजा भुगतता है, चाहे वो दिल्ली में रहने वाला हो या दिल्ली में आने वाले सैकड़ों बाहर राज्यों के लोग हों या दिल्ली से बाहर जाने वाले लोग हों, उनको वो खामियाजा क्यों भुगतना पड़ता है। और यहां पर हम क्लियर करते हैं दोस्तों कि यहां हम किसान आंदोलन के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यहां हम एक आम आदमी के मौलिक अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं कि जब इस तरह के धरने प्रदर्शन बंद होते हैं तो उसमें जो धरना प्रदर्शन कर रहा है उसके साथ सरकार भी इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखती है कि इन सब चीजों इस तरह से की जाए कि एक आम आदमी के अधिकारों का हनन ना हो। और आज हम आंकड़ों से आपको समझाएंगे कि दिल्ली वासी किस तरह की परेशानियां रोजाना भुगतते हैं। आपको बता दें, कम लोग ही जानते होंगे, दिल्ली में रोजाना लगभग 23 धरने या प्रदर्शन होते हैं। प्रदर्शन चाहे बंद हो, चाहे वो हड़ताल हो, चाहे वो जुलूस निकला हो, चाहे वो कोई राजनीतिक बंद हो, उसके कारण जो खामियाजा है वो दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ता है। ये सब जानते हैं कि क्या होता है दिल्ली की सड़कों पर। आपको किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना पड़ता है तो आपको अपना शेड्यूल बदलना पड़ता है। आजकल ट्रैफिक डायवर्जन की गाइडलाइन आ जाती है, बावजूद उसके समझदार लोग हैं वो कुछ पोस्टपोन कर लेते हैं चीजें, लेकिन जब निकलना पड़ता है जिन लोगों को, वो निकलते हैं और फंसते ही हैं यहां पर। तो 23 धरने या प्रदर्शन रोजाना दिल्ली में होते हैं। किस तरह से मैनेज होते हैं वो सबको ही पता है। और आपको बता दें कि 2022 के मुकाबले 2023 में 70% धरने या प्रदर्शन ज्यादा हुए हैं दिल्ली में। और यहां पे हम बात करते हैं कि कितने अकलमंद हैं लोग, टाइमिंग पर ध्यान देते हैं। उनको पता है कि 2023 का साल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साल, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और सरकार को अच्छी तरह से ब्लैकमेल किया जा सकता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। और यहां हम ये नहीं कह रहे कि सारी जो मांग है वो गलत है, सही मांग मनवाने के लिए भी एक अच्छा मौका होता है ये, और गलत मांग मनवाने के लिए भी ये अच्छा मौका माना जाता है। इसलिए 2023 में जो धरने प्रदर्शन है 70% ज्यादा हुए हैं। और अब 2024 की बात हो रही है, किसान आंदोलन आ गया है और यही कारण है कि इसकी टाइमिंग्स पर सवाल उठ रहे हैं। आंदोलन के कोई विरोध में नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, जब ये आंदोलन आम आदमी को लगता है कि ये हाईजैक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इसमें इलीगल एक्टिविटीज आ रही है, जिस तरह से कुछ बैनर, पोस्टर और सपोर्टिंग नारे जो सामने आ रहे हैं कि भिंडरवाले की जो तस्वीर है वो इन किसान जो आंदोलन है उसके बीच में बहुत से युवक जो है इनका पोस्टर्स उठाए खड़े हुए हैं। अमृतपाल, जिन्होंने हाल ही में पंजाब में इतना हंगामा किया था, पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की थी, टेररिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं और जेल में बंद है, उनके पोस्टर यहां पे जो है किसान आंदोलन में आ रहे हैं सामने। और लास्ट टाइम आपको याद होगा जब किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था तो बाकायदा खालिस्तानी आंदोलन के नारे लगने शुरू हो गए थे। तो जो डायवर्जन होता है, जो हाईजैक होता है, तो आम लोगों की जो सिंपैथी किसानों के साथ बनी रहती है वो धीरे धीरे खत्म होती है। साथ में सिंपैथी इसलिए भी खत्म होती है जब एक आम आदमी के घर से एक मरीज निकलता है जो मरने की कगार पर है, उसको हॉस्पिटल पहुंचना है और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता है, सड़क पर ही दम तोड़ देता है। एक आदमी जिसको इंटरव्यू देने जाना है, जिसको नौकरी मिलनी है उसके इंटरव्यू के बेसिस पर, लेकिन वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो फंस गया है ट्रैफिक जाम में, तो कहीं ना कहीं उसकी सिंपैथी फिर इन आंदोलन से खत्म होती शुरू हो जाती है। और यही किसान आंदोलन के साथ होता है। लास्ट टाइम जो है आंदोलन हो रहा था, लोगों की सिंपैथी जुड़ रही थी, लेकिन जिस तरह से हंगामा बरपा, जिस तरह से ट्रैक्टर लेके लोगों को कुचलने की कोशिश की जाए, लाल किले पे हंगामा किया, और अब इस आंदोलन जो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टबन हो रहे हैं लोग, और जिस तरह के वीडियोस सामने आ रहे हैं आम आदमी उसको देख रहा है कि तलवारें लेकर लहरा रहे हैं लोग, किसान लोग प्रोवोक कर रहे हैं, पुलिस को पत्थरबाजी हो रही है और बाकायदा टेररिस्ट के जो पोस्टर्स हैं वो किसान आंदोलन का पार्ट बन रहे हैं। तो ये सिंपैथी भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। वापस हम मुद्दे पे आते हैं और बार बार हम आपको बता रहे हैं कि कुछ आंकड़ों की मदद से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि
जब ये आंदोलन होते हैं तो आम आदमी को कितना नुकसान होता है। और ये दोस्तों आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि हम भुगतते हैं। हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, से बहुत से बाहर राज्यों के लोगों को भी काम पड़ता है, वो भी स्टैंड स्टिल हो जाता है बिल्कुल दिल्ली में। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं कि एक तो जब ये हाईजैक हो जाता है, जो इलीगल तत्व हैं जो इसको कब्जा कर लेते हैं, जो हमारे किसान जो हैं, पढ़े लिखे किसान हमारे जो हैं नहीं होते ज्यादा, और जो उनको समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से राजनीति हो रही है। अब राजनीति ये भी हो रही है कि पंजाब के मैक्सिमम किसान जो हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब की यहाँ बात कर रहे हो, थोड़ी बहुत हम एमएसपी की बात करते हैं। आम आदमी को पता ही नहीं है कि क्या है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्यों इस पे इतना हंगामा है। तो दोस्तों आसान शब्दों में आपको बताते हैं कि गेहूं, चावल और कुछ ऐसे जो हमारे खाने पीने की सामग्री है जो बहुत ज्यादा जिसकी खपत होती है, उसको लेकर उसके लिए प्रमोशन करने के लिए कि किसान इसको ज्यादा से ज्यादा उगाए जिससे देश में इसकी कमी ना हो, तो उस पर सरकार जो है एमएसपी फिक्स करती है। टाइम टू टाइम मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को मिलता है, जिससे कि किसान इस पे किसी भी तरह का उनका नुकसान ना हो, वो इसको ज्यादा से ज्यादा उगाएं और देश में इन अनाजों की कमी ना हो। तो अब आपको बता दें कि जो फिगर्स हैं, जो आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि जो पंजाब के किसान हैं, माना जाता है कि पंजाब के किसान बहुत ज्यादा अमीर किसान हैं और राज्यों के मुकाबले इनके पास बहुत ज्यादा ट्रैक्टर है, जमींदार हैं, ये वो ज्यादातर वही फसलें उगाते हैं जिन पर एमएसपी है। एक समझदारी देखिए कि वही फसलें उगा रहे हैं कि एमएसपी है, इसलिए एमएसपी की मांग, कानून बनाने की मांग पंजाब के किसान सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। और राज्यों के भी किसान हैं जो एमएसपी की फसल भी उगाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो फसलें भी उगाते हैं जिन पर एमएसपी नहीं है। इसलिए एमएसपी की मांग जो है, इसको कानून बनाने की मांग ज्यादातर पंजाब से आ रही है। और दोस्तों आपको बता दें, एमएसपी जो है, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं कि एमएसपी फिक्स नहीं किया जा सकता है कि हम आपको, क्योंकि कई कारणों से एमएसपी को हर तरह से आंका जाता है। वो इंटरनेशनल कारण भी होते हैं, वो बाजार भी होते हैं, वो मौसम की मार भी होती है, बहुत कारण होते हैं जिसके कारण एमएसपी को फिक्स नहीं किया जाता है, टाइम टू टाइम बदला जाता है। तो ये जो कानून है, आपको बता दें, पहले भी हमने आपको बताया कि कांग्रेस की सरकार 2004 से लेकर 2006 में स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ने वो लागू नहीं किया क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं था। और बाकायदा 2010 में कांग्रेस के मंत्री, कृषि मंत्री ने राज्यसभा में, मिस्टर थॉमस थे कृषि मंत्री, उन्होंने राज्यसभा में कहा था कि हम ये लागू नहीं कर सकते हैं, ये रिपोर्ट भी और एमएसपी भी, क्योंकि इससे पूरे बाजार जो है गड़बड़ा जाएगा। और आज यही जो कांग्रेस है, राजनीति के कारण इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। तो किसानों को समझाने की बजाय कि आप एक प्लेटफॉर्म पे आइए जहां पर आपकी मांगे जो है, जायज मांगे हैं, वो मानी जाए, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हमारे देश के अन्नदाता जो हैं वो गरीबी में रहें, वो आत्महत्या करें। आम आदमी कहीं नहीं जाता, पूरी सिंपैथी होती है, जैसा कि हमने पहले कहा है, लेकिन वो सिंपैथी कम होनी शुरू कब होती है वो हमने आपको बता दिया है। यहां पर हम एक और मुद्दे की बात आपको करेंगे कि सरकार भी इस समस्या की जड़ पर नहीं जाना चाहती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो दोस्तों, वो ये नहीं जानना चाहते कि इसकी जड़ की समस्या क्या है, कि क्यों हमारे किसान गरीब हैं, क्यों वो अनाज नहीं उगा पाते, क्यों वो आत्महत्या कर रहे हैं, क्यों इन पर इतना कर्ज है, क्योंकि बेसिक फैसिलिटीज जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों को नहीं मिल पा रहा है। एग्जाम्पल देकर हम आपको आज बताना चाहते हैं कि लोग भी समझें कि किसान हमारे इतने गरीब क्यों हैं। इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण है, क्योंकि कोई भी सरकार इन किसानों को बढ़ावा नहीं देती है। प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और एग्जाम्पल के साथ धान की हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। आपको बता दें, चीन के बाद हमारा देश नंबर 2 है जहां पे धान सबसे ज्यादा उगाया जाता है। लेकिन चीन में जो धान की प्रोडक्टिविटी है, पर एकड़ जो प्रोडक्टिविटी है चीन में धान की, मतलब धान जिस क्षमता से उगाया जाता है 1 हेक्टेयर जमीन में, वो है, उसकी जो फिगर है 6.5% है। वियतनाम में जो उसकी प्रतिशत है वो 5.2% है। इंडोनेशिया में है 4.9% है 1 हेक्टेयर जमीन पर जो उगाया जाता है धान। यहां तक कि बांग्लादेश में 4.2% है। और आपको बता दें कि इंडिया में जो परसेंटेज है वो परसेंटेज है 3.1%। प्रोडक्टिविटी इतनी कम है इंडिया में, तो आप जानिए कि किसान की प्रोडक्टिविटी ही जब कम है तो कैसे धान उगाएगा और कैसे बाजारों में बेचेगा। जाहिर सी बात है वो गरीब होगा। और वो गरीब क्यों है? क्योंकि उसको संसाधन नहीं मिल रहे कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। सिंपल सा फॉर्मूला है ये तो। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, आप ज्यादा फसल उगाएंगे, आपको ज्यादा मुनाफा होगा, आप गरीबी रेखा से ऊपर आएंगे। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है और ये समस्या है, इस पर कोई चर्चा भी नहीं करना चाहता है कि
मूल कारणों से निपटा जाए। एक विशियस सर्कल बना हुआ है कि किसान परेशान है बेचारे, वो सोचते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो जाएं, पॉलिटिकल ग्रुप उसमें घुस जाते हैं, इलीगल तत्व उसमें घुस जाते हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रख के अपनी मांगे बनवाना चाहते हैं। लेकिन यहां बहुत जरूरी है कि बेसिक समस्या है जो किसानों की, उनको समझा जाए, एक रवैया जो है किसानों से सहानुभूति पूर्वक अपनाया जाए। किसानों को भी ये बात समझनी चाहिए, उनके जो टॉप लीडर्स है, जो पढ़े लिखे हैं, समझें कि इसको पॉलिटिसाइज ना करें, इलीगल तत्वों को इसमें ना आने दें, जिससे आम जनता की सहानुभूति सिंपैथी आपसे बनी रहे। एक और बात चलते चलते हम आपसे शेयर करना चाहेंगे, और ये बात जरूरी है क्योंकि आंकड़े हैं कि आपको बता दें इंटरनेशनल जो मूल्य है गेहूं के, इस समय जो इंटरनेशनल मूल्य है हमारे सामने है 20.58 जो है पर किलो इंटरनेशनल मूल्य है गेहूं का जो बिक रहा है। और देश में जो एमएसपी दी जाती है गेहूं को सरकार की तरफ से, वो जो है एमएसपी जो गेहूं पर है वो 22.75 एमएसपी है। तो इंटरनेशनल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू गेहूं पर किलो हमारे देश में दी जाती है। तो कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है, लेकिन जो तत्व है इलीगल, सामाजिक असामाजिक तत्व हैं, वो ये सब बातें किसानों को समझाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो सरकार से टक्कर लेना चाहते हैं, अपनी मांगों को, इलीगल मांगों को मनवाना चाहते हैं। और इससे ना किसानों का भला होने वाला है, और साथ ही एक आम आदमी जो है वो लगातार परेशान होता है, उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कोशिश की है हमने इस प्रोग्राम को एक बैलेंस प्रोग्राम बनाने की, नागरिकों की जो व्यथा है वो बताने की कोशिश की है, लेकिन किसानों से पूरी सहानुभूति है। इस देश का नागरिक जो है अन्नदाताओं के साथ है, लेकिन किसान नागरिक जो है, हम यही चाहते हैं कि आंदोलन डाइवर्ट ना हो, समझदार किसान समझदारी से काम ले, एक प्लेटफॉर्म पे बैठकर सरकार से बात करें, और इस आंदोलन को किसानों को भी नुकसान ना हो, सरकार भी अपना जो है अपना स्टैंड रखे, और एक आम नागरिक भी खुश रहे। दोस्तों बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।